रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर वार्ता की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत और कूटनीति को ही आगे बढ़ाने के अपने आह्वान को दोहराया है। समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी। न्यूयॉर्क में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी को आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि वो ये ना भूले कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पर देखती है। रब्बानी को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की टिप्पणी को याद करना चाहिए, जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर थी। उस वक्त हिना रब्बानी भी मंत्री थी। उस वक्त क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि आप अपने घर के बैकयार्ड में सिर्फ यह सोचकर सांप नहीं रख सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, वे उन लोगों को भी काटेंगे जिन्होंने उन्हें पाल रखा है। बता दें कि हिना रब्बानी ने भारत पर आतंक का आरोप लगाते हुए आतंकी हाफिज सईद के आवास पर हुए ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों की वीरता को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में आयोजित एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि भारत अपने सशस्त्र बलों की वीरता को कभी नहीं भूलेगा, जिसके कारण उसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत मिली थी। वहीं देश की राष्ट्रपति मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान देश के सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित की गई असाधारण वीरता को देश कृतज्ञता के साथ याद करता है और उनके अद्वितीय साहस एवं बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती है। बता दें कि बांग्लादेश, जो तब पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत की पाकिस्तान पर विजय के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। बिहार के छपरा और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में जहरीली शराब से 57 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष के बवाल और इस्तीफे की मांग को देखते हुए सोनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि मरने वालों को सरकार मुआवजा नहीं देगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने विजय दिवस के अवसर पर कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को पार किया। इस पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की गई। ऐसे में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि इसका स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ है। इसे लेकर बुमला में एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है और अब स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड में चल रहे अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के पर्यावरण के लिए खतरनाक अवैध खनन का अब सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पिछले दिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग की सचिव लीना नंदन को पत्र लिखकर बताया था कि सिर्फ साहिबगंज जिले में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर 19 अवैध खनन स्थलों की जांच में 23.26 करोड़ रुपए मूल्य का पत्थर निकाले जाने का आकलन किया गया। जिले के बरहवा, साहिबगंज और बिहार के पिरपैती रेलवे साइडिंग से अवैध खनन के सहारे निकाले गए 1350 करोड़ रुपए के मूल्य के पत्थर और स्टोन चिप्स का परिवहन किया गया है। सिर्फ साहिबगंज जिले से ही प्रतिदिन औसतन 400 ट्रक अवैध पत्थर राज्य से बाहर भेजे जाते हैं। पत्र से मिली सूचना के आधार पर ठोस कदम उठाने का फैसला किया गया है। विश्व की प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब देश ने आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेजी से मार गिराने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर सफल परीक्षण के बाद रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह मिसाइल बीजिंग, शंघाई, गुआंगझाऊ और हांगकांग सहित पूरे चीन को निशाना बनाने में सक्षम है। बता दें कि अपनी श्रेणी की सबसे आधुनिक हथियार
यह मिसाइल 19,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5,000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने की क्षमता रखती है। पंजाब के तरन तारण जिले के एक पुलिस स्टेशन पर किए गए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा लखबीर लांडा है। मामले में पकड़े गए 7 लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लखबीर लांडा ने यूरोप स्थित हैंडलर सतबीर सत्ता और गुरुदेव जस्सिल के माध्यम से इस हमले को अंजाम दिया था। डीजीपी ने बताया कि हमले में आतंकी संगठन मुजाहिदीन का भी हाथ है। अपनी पहचान को गोपनीय रख आम आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले युवक और युवती का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जल्द ही यह कानून राज्य में लाया जाएगा, जिसके तहत पंजीयक मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्थाओं को पुलिस को इस संबंध में जानकारी देनी होगी। तवांग क्षेत्र में हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत 1962 के बाद भी चीन के हाथों अपने भूखंड गंवाता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद न्यू इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। खांडू ने कहा कि मैं उसी यांगशी सेक्टर का विधायक हूँ, जहां से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही है। बच्चों को शिक्षा का आधार मुहैया कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के निजी विद्यालयों को फटकार लगाई है। निजी विद्यालयों में दाखिला लेने में नाकाम रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति चंद्रधार सिंह की पीठ ने टिप्पणी की। EWS वर्ग के 39 बच्चों की याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को कदम उठाने का सही समय है, क्योंकि लोग अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पीठ ने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि शिक्षा का अधिकार कानून को भली भांति लागू किया जाए और इसमें EWS वर्ग के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिले। देश का उत्तर प्रदेश राज्य हर दिन विकास की नई गाथा लिख रहा है। स्वीडन के स्टॉकहोम में एक औद्योगिक निवेश कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और PWD मंत्री जितिन प्रसाद को 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। स्वीडन की प्रमुख कंपनी INGKA की ओर से राज्य में रिटेल स्टोर्स, लग्जरी मॉल खोलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। तो वहीं निर्माण कंपनी सरनेके ने यूपी फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय मुद्रा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए विदेशों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व के 4 देशों ने भारत सरकार से रुपए में व्यापार करने के लिए वार्ता शुरू कर दी है। इन देशों में तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान प्रमुख तौर पर शामिल हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में डॉलर की जगह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करने के तंत्र की स्थापना की थी। गोपनीय दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार भारत के केंद्रीय बैंक ने बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए 12 वोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजों के अनुसार श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए 5 और मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए 1 सहित 6 अन्य खातों को अधिकृत किया गया है। देश के घरेलू स्तर पर तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर कटौती कर दी है। डीजल के निर्यात से जुड़े उद्योगपतियों को सीधा लाभ देते हुए जहां 8 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है, वहीं एयर टरबाइन फ्यूल पर कर को 5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर कर मौजूदा 4,900 रुपए प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। बांग्लादेश के जौहर अहमद चौधरी स्टेडियम में चल रहे इस मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत की पहली पारी में 404 रन के जवाब में बांग्लादेश ने 150 रन पर ऑल आउट हो गया था। भारत को पहली पारी के आधार पर 254 रन की बढ़त मिल गई है। वहीं दूसरी पारी में भारत ने 61.4 ओवर में 2 विकेट पर 258 रन पर पारी घोषित कर दी। भारत ने कुल 512 रन की बढ़त बनाई है।
सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गाने में भगवा रंग के कपड़े पहने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों को ठेस पहुंचाने का आरोप फिल्म पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा, हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म महाराष्ट्र में नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं